हमने देखा कि पहले तो एक तो लोगों की मेंटालिटी कि जब तक न्यूज़ में ना आ जाए, दिवाली का सीज़न आ गया तो ऐसे खबरें भी आने लगती हैं, फिर लोग ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, जिस तरह से आपने भी ज़िक्र किया कि जब तक देखने को ना मिले, जब तक देखा नहीं तब तक यकीन नहीं किया। लेकिन जब पॉलिसी लागू करने की बात आती है, जो इमरजेंसी कदम उठाए जाते हैं सरकार की ओर से, ग्रैब की बात कर लें, वो भी इन्हीं दिनों में उठाए जाते हैं। तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन का कुछ स्थायी सिस्टम किस तरह से हम बैठा सकते हैं ताकि इमरजेंसी ये जो मेजर्स हैं ना लें हम, ईयर लॉन्ग एक सिस्टम हो, किस तरह से वो सेटअप किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है अरुण जी। जो ग्रैप है वो एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है कि जब प्रदूषण बढ़ा तो आपने कुछ कुछ मेजर्स लगाए और प्रदूषण कम हुआ तो आपने उन मेजर्स को हटा लिया। तो ये तो एक डैमेज कंट्रोल काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, ये परंतु लास्ट सबसे बड़ा रिजॉर्ट हम मान सकते हैं ना इसको, कि बिल्कुल लास्ट बिल्कुल रिजॉर्ट होना चाहिए ये तो। बिल्कुल बिल्कुल उससे पहले ही हमें लॉन्गर मीडियम टर्म मेजर्स लेने होंगे। और हम सेक्टोरल बात कर सकते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट है। अब हम जानते हैं कि यूरो 6 टेक्नोलॉजी 2020 ऑनवर्ड्स इंडिया में आ चुकी है। तो हमारे को जल्दी से जल्दी इस पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। हमारे जो पुराने व्हीकलर फ्लीट है जो अभी भी सड़कों पे चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी या तो हम रेट्रोफिट करें नई टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर हम फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं कि हम जो जो पुराने व्हीकल्स की स्क्रैप वैल्यू है या जो भी उसकी वैल्यू है उसको देकर हम नए व्हीकलर फ्लीट की तरफ उनको मूव कराएं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो पीयूसी चेक्स हमारे हैं, उस सिस्टम को हमारे को बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो इम्प्रूव होगा तो पुरानी गाड़ियाँ जो सड़कों पे दौड़ रही हैं उस पर उसके प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ आई थिंक हमारे को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ साथ उनके टेल पाइप कंट्रोल्स पे भी ध्यान देना होगा। जैसे मैंने बताया सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स, इंडस्ट्री एक मेजर सोर्स है SO2 और इस तरीके की गैसियस पोल्यूटेंट्स का। तो ना सिर्फ प्राइमरी पार्टिकुलेट कंट्रोल बल्कि गैसियस एमिशंस जो इंडस्ट्री से आते हैं उन पर हमें कंट्रोल करना होगा। रेजिडेंशियल सेक्टर, उज्ज्वला एक बहुत ही बेहतरीन योजना है और उसमें हमने LPG पेनिट्रेशन बहुत ही तेज़ी से पूरे देश में बढ़ाया है। उसको लगातार बढ़ाना होगा जब तक कि लगभग सभी घर हमारे जो बायोमास बेस्ड कुकिंग से मुक्त नहीं हो जाते, LPG पर शिफ्ट नहीं हो पाते या इलेक्ट्रिक कुकिंग पे नहीं चले जाते, तब तक हमारे को इस पर काम करते रहना होगा। कंस्ट्रक्शन ये एक ऐसा सेक्टर है जो लोकल एरिया में बहुत ही प्रदूषण कर देता है अगर सही से इसको नहीं किया जाए। तो जो कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसका इन्फोर्समेंट अभी इशू है। और उसके इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म को हमारे को सुदृढ़ करना होगा, स्टैंडर्ड सही बनाने होंगे ताकि कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी कर रहा है तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे और उस तरीके का प्रदूषण वहाँ ना करे। बिल्कुल। रिफ्यूज़ बर्निंग के बारे में एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी समस्या है जो इस सेक्टर को अफेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम वेस्ट अपना सही से मैनेज करेंगे, वेस्ट को पहले तो कम ही करना होगा। हम इतना वेस्ट जनरेट ही क्यों करें? क्या हम उसे कम कर सकते हैं? क्या हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हैं? क्या हम रीयूजेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं? और अगर वो जनरेट हो गया है तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही सही तरीके से होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी हम उसमें लेकर आएंगे तो हमारा वेस्ट कम जनरेट होगा और उसकी प्रोसेसिंग बेहतर हो पाएगी। तो इस तरीके के जो लॉन्गर टर्म मेजर्स हैं, जो सिस्टमिक मेजर्स हैं, वो हमें लगाने होंगे। एग्रीकल्चरल बर्निंग, जब तक कि बिजनेस मॉडल्स को हम इस्टेब्लिश नहीं कर देते फार्मर्स और इंडस्ट्री के बीच में, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और हमारे को उन 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 मॉडल्स को सपोर्ट करना होगा, हैंड होल्ड करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होगा और एक कॉन्फिडेंस लाना होगा फार्मर के दिमाग में और एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में कि ये एक वेस्ट नहीं है, इट्स ए रिसोर्स, इट कैन बी यूज्ड एज ए रिसोर्स। और इससे हम प्रदूषण की समस्या तो निजात पाएंगे ही, साथ में जो हमारा एनर्जी एक्सेस की बात है उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने लॉन्ग टर्म जो प्लान की बात की उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन को फिक्स करने की बात की, फिर वो एनर्जी सिस्टम ओवरहॉल की बात तो उसकी की। लेकिन अगर मैं बीजिंग स्टाइल एक्शन प्लान की तरफ फिर से आऊँ तो, क्योंकि देखिए बहुत ही कम सालों में अपने जो पॉल्यूशन को 1/3 कर देना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो अगर दिल्ली या देश के दूसरे शहर उससे सीख ले सकें तो उसमें एक रीजनल कोलैबोरेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो आसपास का एरिया है, पंजाब, हरियाणा, NCR, इवन यूपी, ये जो एक रीजनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक जॉइंट एक्शन प्लान होना चाहिए यहाँ पे।
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और इसी पर्पस के लिए जो हमारा कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर बनाया गया है, उसका मेन पर्पस ही यही है कि हम रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा दें। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, पंजाब, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस पूरे रीजन में जितने भी सोर्सेज, ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे रीजन को जो अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर लगाम लगाएं, उनके स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने में मदद करें। और मैं बार बार यही कहता हूं कि सिर्फ दिल्ली के लोग ही प्रदूषण से प्रभावित नहीं हैं, उसके आसपास जो एनसीआर है, उसके आसपास जो और इतने सारे शहर हैं, इवन ग्रामीण इलाके हमारे प्रदूषण से प्रभावित हैं। और इन सभी को प्रदूषण से निजात दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रदूषण है वो किसी में फ़र्क नहीं करता, आप हैं, मैं हैं, कोई भी है, उन सभी को उसी तरीके से अफेक्ट करता है जैसे जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी टॉक्सिसिटी है। तो हमें सभी भारत के नागरिकों को एक ही तरह समझकर उन सब की सुरक्षा के लिए इसमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें आपने भारत के नागरिकों की बात की, जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ख़ास तौर पर अगर एक स्टबल बर्निंग की ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए सरकार अपनी तरफ से नियम बना सकती है, सरकार अपनी तरफ से इंसेंटिव्स दे सकती है, लेकिन एंड में वो जनता पे ही आता है कि वो कितना भागीदार हो रहे हैं उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिटीज़न, इंडिया के सिटीज़न या फिर जो देश के जितनी जनता है वो क्लीन एयर एज अ राइट डिमांड करे। पुअर AQI जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये जो माइंडसेट है वो शिफ्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तो हम डिमांड कर सकते हैं क्लीन एयर को, और इलेक्शंस जब आते हैं तो हम कह सकते हैं जैसे हमें साफ़ पानी चाहिए, उसी तरीके से साफ़ हवा भी चाहिए। बिल्कुल। हम एक गिलास गंदा पानी कभी नहीं पिएंगे, बट रोज़ लगातार हम जो प्रदूषित हवा है उसमें सांस लेने को तैयार हैं। तो हमारे को क्लीन एयर को डिमांड करना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है या कोई और एजेंसीज ले रही है उसको उसको सपोर्ट करें। और हमारा जो अपना कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो वेस्ट के थ्रू है, चाहे गाड़ियाँ चलाने के थ्रू है, या कोई भी एनर्जी कंजम्पशन है, कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रदूषण को, उसको हम कम करें। और उसमें उसमें एक थ्योरी है बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन की थ्योरी, जिसमें ना सिर्फ हम लोगों को अवेयर करते हैं बल्कि हम उनको उस स्टेज तक ले जाते हैं कि वो एक्शंस लेने को तैयार हो जाएं और एक्शंस लें। और उसी तरीके के जो नजेस हैं हमें डेवलप करने होंगे। हमारा जो मिशन लाइफ है वो पूरा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स की बात करता है, कि भाई लोगों के बिहेवियर में चेंज होना चाहिए ताकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है प्रदूषण में वो कम हो। और उनके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड साइंटिफिक नजेस हमें बनाने होंगे कि कैसे वो बिहेवियर चेंज होगा, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से बिहेवियरल चेंज नहीं हो रहा है, और कैसे हम अगले एक आध साल में उस तरफ जा पाएँ जहाँ लोग पूरा अपना पार्टिसिपेशन दें, और गवर्नमेंट, लोग और NGO, साइंटिफिक कम्युनिटी, इंडस्ट्री सब मिलकर इस समस्या से निजात पाएँ। बिल्कुल, सबको मिलकर काम करना होगा, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ आप सरकार पर नहीं डाल सकते। एज अ सिटीज़न हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी तरफ से जो कुछ हो वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें हमारी जनता के लिए तो वो आप कर सकते हैं। नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को पॉलिसी मेकर्स के पास पहुँचाएं, जनता के पास पहुँचाएं, ताकि वो समझ सकें कि किस किस सोर्स से कितना प्रदूषण आ रहा है, और उस हिसाब से अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को कम कर पाएँ। और यही मेरी सबसे अपील है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ एक किसी के करने से सॉल्व नहीं होगी, हम सबको अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें कम करना होगा, और उस तरीके की पॉलिसीज़ और उनका इन्फोर्समेंट हमें लाना होगा ताकि ये प्रदूषण की समस्या से हम निजात पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना एक्सपर्ट से कि किस तरह से क्या असली पॉल्यूटेंट्स हैं और कैसे दूसरे देशों से भी हम सीख सकते हैं अपने जो देश का जो प्रदूषण है, देश में जो प्रदूषण है। सिर्फ राजधानी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं जो प्रदूषण से, खास तौर पर वायु प्रदूषण से जो हैं ग्रस्त हैं, और हमारी सबकी भागीदारी बनती है कि कैसे हम उसे ठीक करने में मदद करें, सरकार की मदद करें। क्योंकि देखिए
हवा सबकी है और समाधान भी सबका होना चाहिए। तो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश की बात है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कुछ आपके सुझाव हैं या आपकी कोई शिकायत है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष।